लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो डिस्कशन है क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, और हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था टॉपिक वो था फैक्टरिंग का। फैक्टरिंग का मैंने आपको आइडिया दिया था कि फैक्टरिंग का अरेंजमेंट क्या होता है और कैसे हम फैक्टरिंग करते हैं। उसके अंदर हमने बात की थी कि विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स में जो बैड डेट्स हैं वो किसकी ज़िम्मेदारी होती है? कंपनी की होती है। और जो विदाउट रिकोर्स है उसके अंदर ज़िम्मेदारी फैक्टरिंग कंपनी की होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है विडनॉर का। 2015 के अंदर ये टेस्ट हुआ था, जून 2015 में। और इसको हम फिर अब पढ़ते हैं जी कि क्या क्या टेस्ट किया गया है। वो ये कह रहा है कि जी रिक्वायर्ड एडवाइज वेदर द फैक्टरिंग ऑफर इज़ फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल टू द विडनर कंपनी। कितने नंबर हैं इसके लिए? 7 मार्क्स हैं। वो कह रहा है कि आपने एडवाइस करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर। आपने ये बताना है, एडवाइस करना है कि क्या हमें फैक्टरिंग अरेंजमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ब्रीफली डिस्कस हाउ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स कैन बी असेस्ड। सो क्रेडिट वर्दीनेस को कैसे चेक किया जाता है, कैसे असेस किया जाता है, इसके लिए मैंने आपको जो है पहले डिस्कशन भी हुई थी। तो हम इसको देख सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये सिनेरियो से रिलेट नहीं करता। तो इसके कितने नंबर हैं जी? 3 मार्क्स हैं। उसके बाद वो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है डिस्कस हाउ द रिस्क्स अराइजिंग फ्रॉम ग्रांटिंग क्रेडिट टू द फॉरेन कस्टमर्स। किन कस्टमर्स की बात कर रहा है? फॉरेन कस्टमर्स कैन बी मैनेज एंड रिड्यूस्ड। कि जो आपके फॉरेन कस्टमर्स होते हैं उनके रिस्क को कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। यानी कि हमारे कोई कस्टमर्स हैं फॉरेन में, इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, उनको जब हम क्रेडिट देते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क होंगे। उन रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये बात है कि हमें रिस्क का पता होना चाहिए। रिस्क क्या होगा कि दे विल बी बैड डेट्स, दे विल नॉट बी पेइंग अस ऑन विद इन गिवन टाइम फ्रेम। लें जी, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Finance director of Widner Company has been looking to improve the company's financial capital management. Widner Company has a revenue from credit sales of 26,750,000. 26 मिलियन का जो है वो क्या है? क्रेडिट सेल्स है पर ईयर। हर साल की क्रेडिट सेल्स इतनी है जी आपके पास। एंड although its terms of trade require all credit customers to settle the invoices within 40 days। ठीक है जी, जो हमारे पास अभी फिल वक्त की क्रेडिट लिमिट है वो 40 डेज की है। ऑन एवरेज कस्टमर्स हैव बीन टेकिंग लॉन्गर। अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द क्रेडिट सेल्स टर्न टू द बैड डेट्स विच आर नॉट रिकवर्ड। वो कहता है कि जी 1% जो क्रेडिट सेल्स के कस्टमर्स हैं वो बैड डेट्स हो जाते हैं। Trade receivables currently stand for 4.4 million and Widner company has a short-term finance cost for 5% per year. The finance director is considering a proposal from a factoring company, Nokfi Company, which has invited to tender to manage the sales ledger of Widner Company on a with recourse basis. ठीक है जी। Nokfi Company believes that it can use expertise to reduce average trade receivable days, that is collection period to 35 days. आप कितने दिन और कितने दिन पे लाना चाह रहे हैं उसको? 35 डेज पे। एग्जिस्टिंग 40 डेज है, 35 डेज पे। While currently bad debts by 75%, reducing administration cost by 50% per year। अब देखें ये क्या होगा, इससे हमारे bad debts जो हैं वो भी कम हो जाएंगे, ये भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, which will cut bad debts by 70% and reducing admin cost by 50,000 per year. A condition of factoring arrangement is that the company would also advance Widner Company 80% of the value of invoice with the interest rate of 7% per year। ये क्या है? ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। नॉफी कंपनी वुड चार्ज एन एनुअल फीस ऑफ 0.75% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, ये क्रेडिट सेल्स के ऊपर आपकी जो वो बात कर रहा है कि जी क्रेडिट सेल्स आपके इतने परसेंट से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट आर एग्जिस्टिंग डेटर्स, एग्जिस्टिंग रिसीवेबल्स निकालेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसीवेबल्स है वो कितने थे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम उसको कितने पे कंट्रोल करेंगे या कितने पे लेकर आएंगे।
तो ज़रा बेसिक कैलकुलेशन जो हैं वो आप परफॉर्म करें और उसको देखेंगे कैसे हैंडल करेंगे हम। बेनिफिट्स क्या होंगे, कॉस्ट क्या होंगी, ये पहले मैं बार बार आपको कहता रहा हूँ कि हमने अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो करना है। क्लियर होगी बात जी? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो देन वी विल बी इन ट्रबल। तो एक्सेल की शीट में अगर हम जाते हैं तो एक्सेल में हमारे पास एक पूरे का पूरा फॉर्मेट भी बना हुआ है, ठीक है। आज की डेट में हम इसको ऐड करते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास जो आज की डेट है वो है जी 15 अक्टूबर 24, ठीक है। फॉर्मेट हमारा एक बना हुआ है, इसी को आप कॉपी कर लें। मोर और लेस इसी तरह का आपका ना फॉर्मेट बनेगा जो हमने लेके चलना है। इसको आप छोड़ दें, इसको हम बड़ा साइज कर लेते हैं इसका। यहाँ पे विडनॉर का नाम दे देते हैं जी, ठीक है। इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, ठीक है। ये सारी फिगर्स को हमने डिलीट कर दिया। अब सबसे पहले हमने जो कैलकुलेट करने हैं वो करंट रिसीवेबल्स हैं जी। तो करंट रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट रिसीवेबल्स कैलकुलेट कैसे किए जाएंगे जी? वो हमारे पास कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर? 4.458 मिलियन के दिए हुए रिसीवेबल्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे रिसीवेबल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं 4458, ठीक है। सो 4458,000 के फिगर्स इन 1000 है, इसको यहाँ पे आप 1000 में कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो रिवाइज्ड रिसीवेबल्स की कैसे निकालेंगे? रिवाइज्ड रिसीवेबल्स, निकालें ज़रा। रिवाइज्ड रिसीवेबल कितने होंगे जी एज पर द 35 डेज? विडनॉर है, उसमें है। उसके बाद आपके पास जो रिवाइज रिसीवेबल्स होंगे वो कितने होंगे अकॉर्डिंग टू द 35 डेज? सेल्स कितनी है हमारे पास? कितनी सेल्स हैं जी? 2675000 26750,000 ये सेल्स है ना हमारी। इक्वल करें इसको, हमने 35 डेज पे लेकर आना है ना। सो 35 डेज के मुताबिक कितने बनेंगे हमारे पास? 35 डिवाइड बाई 365, 360 दें वर्किंग डेज जो है। सो 2600.69 यही आता है जी, राइट जी। ये कितने थे हमारे पास? ये थे हमारे पास 4458, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये इन थाउजेंड्स हैं। रिडक्शन इन रिसीवेबल्स कितने हो गए? ये मैंने कैसे निकाला? करंट रिसीवेबल्स 4458 दिए हुए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 4458 जो है ये हमारे करंट रिसीवेबल्स हैं दिए हुए हैं। उसके बाद उसमें से आपने देखना है कि रिवाइज रिसीवेबल्स कितने हो गए एज पर द 35 डेज। 35 डेज के लिए हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ये कितने दिन के लिए हैं? ये 40 डेज के ना, ये 40 डेज के हैं। तो इसके अंदर रिडक्शन कितने की होगी? 4458 माइनस दिस वन, तो कितना हो गया जी? 1857.31 के रिडक्शन होगी रिसीवेबल्स के अंदर। उसके बाद रिडक्शन इन फाइनेंसिंग निकालें ज़रा, बेनिफिट्स, यही बेनिफिट्स होंगे, इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लें। तो हमने ये देखना है कि हमारे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कंट्रोल एक्स कर लें इसको और यहाँ पे आप बेनिफिट्स लिखते हैं। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट भी इतने से हमारी कम हो जाएगी ना, इसलिए कि हमें इतने से लोन नहीं लेना पड़ेगा, रिडक्शन रिसीवेबल्स है। तो बेनिफिट्स की तरह हम बात करते हैं, रिडक्शन इन फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट सेविंग। ये देखें आप, ये कैसे कैलकुलेट होगा? 1857.31 मल्टीप्लाई बाय
कितने की फाइनेंसिंग कॉस्ट है हमारी, कितने परसेंट पे हम लोन लेते हैं बैंक से? जी 7% पर ईयर है इंटरेस्ट कॉस्ट, लेकिन हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो 5% हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ले रहे हैं। ये वाली, ये बैंक लोन है एक्चुअली, ये बैंक के लोन है 5%। तो इतने से आपको फाइनेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इफेक्टिवली एक तरफ आप इंटरेस्ट की कॉस्ट 7% देंगे, ठीक है, दूसरी तरफ आप 5% देंगे, तो नेट ऑफ 2% हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, तो हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो कितने परसेंट से हमारी हो गई है? 5% यही बनता है ना, 92.87। उसके बाद सेविंग इन बैड डेट्स। अच्छा, एडमिन कॉस्ट भी दी हुई है। एडमिन कॉस्ट आपको कितने दी हुई है जी? 50,000 की, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000, चूँकि फिगर्स इन थाउजेंड से ये बेनिफिट है। उसके अलावा और कौन सा बेनिफिट होगा? सेविंग इन बैड डेट्स। सेविंग इन बैड डेट्स कितनी होगी? हम देखें कितना सेव कर रहे हैं। 26,750 इक्वल 26,750, इसका 70%, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्योंकि 1% ऑफ बैड डेट्स होते हैं ना, यानी कि हमारे बैड डेट्स जो हैं वाइल कटिंग बैड डेट्स बाय 70%, और इस वक्त बैड डेट्स कितने हैं? 1% है ऑफ क्रेडिट सेल्स। यही है। अब ये बेनिफिट किसके लिए है? ये आपके लिए बेनिफिट है, चूंकि आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है, लेकिन आप जब ये अरेंजमेंट कर रहे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? फ़ायदा ही होगा आपको। तो कितने बैड डेट्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं जी? इंटू 0.01, तो 187 जो है 0.25 इसका बेनिफिट होगा। हाँ, 70% जो रिड्यूस कर रहे हैं ना, 70% तक रिड्यूस कर रहे हैं बैड डेट्स को। जितनी रिडक्शन हो रही है, बाय का वर्ड हुआ है, बाय 70%। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो उसने क्या वर्ड यूज़ किया है? उसने बाय का वर्ड यूज़ किया है या टू का वर्ड यूज़ किया है? वो कह रहा है बैड डेट्स विल बी कट बाय 70% एंड रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। यानी कि अगर यहाँ पे टू का वर्ड होता ना तो हम इसको 30% रिड्यूस करते। यहाँ पे वर्ड आ रहा है बाय 70%, तो हम इसको बाय 70% से रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी ये आ गया हमारे पास, ये भी बेनिफिट हो गया। और इसके अलावा क्या बेनिफिट है? इसके अलावा हमारे पास और कोई बेनिफिट है? बज़ाहिर इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी? कॉस्ट निकालते हैं। पहले नंबर पे हमारी जो कॉस्ट है वो कौन सी होगी? फीस, फैक्टर फीस, फैक्टरिंग फीस। फैक्टरिंग फीस का अरेंजमेंट क्या दिया हुआ है आपको? जरा निकाल देखें उसकी। वो कहता है कि जी फैक्टरिंग फीस जो है ना वो कितने परसेंट है? 75%, 0.75% ऑफ क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स कितनी थी हमारे पास? 26,750, उसका मल्टीप्लाई बाय 0.75% है, तो 0.0075, तो हमारे पास 200.625 का फैक्टरिंग फीस जो है वो सेव होती है। उसके बाद इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट। इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट, वो ज़रा निकालें। इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट में अभी आपको हिंट दे चुका हूँ। देखिए ऊपर आपने 5% से सेविंग की थी, ये 5% का इंटरेस्ट जो है वो आपने सेव किया था, राइट। लेकिन दूसरी तरफ आप कितने से लोन ले रहे हो? 7% से। तो इफेक्टिवली कितने परसेंट आपने कॉस्ट देनी है? और 2%। ऐसे ही है ना कि 5% हमने यहाँ पे ले ली, ये जो थी ये 5% थी ना, दिस इज 5% जो आप बैंक से लोन ले रहे हो, ये 5% है। ये कितने परसेंट हो गई?
7% आप पे कर रहे हो, लेकिन आप इफेक्टिवली 7% नहीं ले रहे। अगर आप यहाँ पे 7% लेते हो तो इसका मतलब है कि आपने 5% को भी कॉस्ट कंसिडर कर लिया, लेकिन ये 5% बेनिफिट है, ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, तो 2% एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। तो कितना आता है जी आंसर आपके पास? इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट, रिवाइज रिसीवेबल्स का लेना ना आपने, इसलिए कि रिवाइज रिसीवेबल्स का ही आप लेंगे ना। जो फैक्टरिंग फीस होगी वो किसकी होगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट किसकी होगी? वो इसकी रिसीवेबल्स की नहीं होगी, करंट रिसीवेबल्स की, वो इसकी होगी 2600 की। इसकी तरह आप निकालें इक्वल, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे एक और भी है कि विडनर कंपनी कितना अरेंज करेगी, 80% फाइनेंसिंग देगी, तो मल्टीप्लाई बाय 0.8, 80% तक वो आपको इसका फाइनेंस करेगी। कितने परसेंट तक फाइनेंस करेगी? 21%, जो है वो 80% तक, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट आपकी एडिशनल कॉस्ट होगी? 0.02, तो ये कितनी बनती है? 41.61। और इसके अलावा कोई आपको बेनिफिट नजर आ रहे हैं? बेनिफिट नजर आ रहे हैं इसके अलावा? तो आपकी ये जो कॉस्ट बेनिफिट्स हैं ये टोटल ये हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है जी टोटल? अगर हम यहाँ पे इसके अगर निकालें कि टोटल कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, वो बन रही है 242.23, ये बन रही है, राइट। इसको आप 2 डेसिमल तक ले जाएं तो ये आ गया आंसर। ये हमारे पास क्या है, ये कॉस्ट हैं। नेट बेनिफिट कितना हो गया जी? नेट बेनिफिट निकालें ज़रा इसका। सबसे पहले तो आप इसका बॉर्डर लगा लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, इसका और इसका, इन दोनों का हमने बॉर्डर लगा लिया। तो नेट बेनिफिट निकालें ज़रा। जी इक्वल बेनिफिट टोटल ये थे माइनस दिस 87.88, तो ये हमारे पास आंसर निकला है। इसको आप डिलीट कर दें बेशक, इसलिए कि ये आपको जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ वो फॉर्मेट को कम करना था। ठीक है जी, इसको आप हाइड कर दें तो बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं कि जो ये था ए पार्ट, राइट। इसका जो बी पार्ट है उसको मैं यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में लिख देता हूँ आपके लिए। इसका बी पार्ट देखें ज़रा क्वेश्चन का, क्या कह रहा है वो। बी पार्ट में वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था जी क्रेडिट वर्दीनेस को कैसे चेक करेंगे, क्रेडिट वर्दीनेस को कैसे चेक करेंगे। पॉइंट 1 इसको आप ड्रैग कर लें तो ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे जी। पहले नंबर पे आप क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर क्या करेंगे, बैंक रेफरेंस लेंगे, बैंक रेफरेंसेस इकट्ठे करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके जो सप्लायर्स हैं उनसे आप रेफरेंस लेंगे, सप्लायर्स के वो इकट्ठे करेंगे। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, मार्केट से, इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन लेंगे, इंडस्ट्री से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, राइट। और इसके बाद क्रेडिट रेटिंग्स, एजेंसीज जो होती हैं उनकी रेटिंग्स उठाएंगे, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज जो होती हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे जो बिजनेस है वो किस चीज़ का है? अगर आप देखें कि बिजनेस किस चीज़ का है, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ इसलिए कि वो ज़रा बच्चों के लिए आसानी हो जाए। जी, बिजनेस किस चीज़ का था? ज़रा क्वेश्चन में अगर हमने देखा कि विडनर कंपनी के बारे में उसने कोई बताया हुआ है कि आपकी कंपनी की नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कुछ नहीं बताया हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की खास ख्याल करना है कि क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल का मतलब होता है फ्यूचर के, आने वाले वक्त के, नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव,
जो है पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी कि वो अगर आप उनको अट्रैक्ट करते हैं तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू योर नॉर्मल कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो हमने क्या किया कि हमने इसको यहाँ पे देखा कि क्रेडिट वर्दीनेस को कैसे चेक करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को लिखने के आपके पॉइंट्स कितने हैं जी? 3 मार्क्स हैं, राइट। आपने इसको आगे एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स के अंदर, एक एक लाइन में या दो दो लाइनों में, राइट। उसके बाद सी पार्ट करते हैं जी इसका। सी पार्ट में वो क्या कह रहा था, क्या कह रहा था सी पार्ट में मुस्तफ़ा आसिम? सॉरी जी, क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। डिस्कस हाउ रिस्क फ्रॉम द क्रेडिट ग्रांटिंग क्रेडिट टू फॉरेन कस्टमर्स कैन बी मैनेज्ड एंड रिड्यूस। कैसे कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। पहले नंबर पे हम इन्हीं पॉइंट लिख लेते हैं, ये चूंकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ। पहले नंबर पे क्या करेंगे जी? पहले नंबर पे हम एक्सपोर्ट फैक्टरिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम कोई अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं कि जो हमें इंटरनेशनली फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद बैंक्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बैंक को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? बैंक गारंटीज। उसके बाद और क्या हो सकता है? हम जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, बिल्स ऑफ, जो कि बीच में बैंक इन्वॉल्व होता है, बैंक आपके बिहाफ पे पे कर रहा होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हैं वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर इंटरनेशनल डिस्काउंटिंग कंपनीज जो होती हैं, डिस्काउंटर्स, उनकी सर्विसेज को भी अरेंज कर सकते हैं, चूंकि वो हमारे डेटर्स को उधर से अरेंज कर सकते हैं। हाँ जी, एडवांसेस ले सकते हैं। वो एडवांसेस जो हैं वो हम उसमें मेक श्योर कर सकते हैं कि हम बेहतर एडवांसेस ले लें उनसे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ सकती है जी, और पॉइंट्स क्या आ सकते हैं? उसके अलावा हम इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट इंश्योरेंसेस भी होती हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस होती है, वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम चूँकि 10 नंबर है ना, तो हमें 5 पॉइंट एटलीस्ट लिखने हैं। ये तो मैं आपको सब कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जी हम कोई, यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। काउंटर ट्रेड में क्या होता है कि चीज़ों के बदले चीज़ें ले सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने हमारे से कोई चीज़ मंगवाई है, जैसे चावल मंगवाए हैं, तो हम उनसे उनकी प्रोडक्ट ख़रीद लें, ठीक है ना, बार्टर ट्रेड ट्रांजैक्शन जैसे काउंटर ट्रेड होती हैं। इसको हम इसको काउंटर ट्रेड बोलेंगे। यहाँ तक सवाल कोई आपके जहन में? तो ये क्वेश्चन जो है ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक पॉइंट और लिखना है तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं जी, कि उनकी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो उस मुल्क में भी अवेलेबल है, क्रेडिट रेटिंग्स कंपनीज जो हैं, उनको भी अरेंज, उनसे भी सर्विसेज ले सकते हैं, राइट। तो 8 पॉइंट जो हैं, अगर आप इसको दो दो लाइनें भी लिखना शुरू करें तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। हाँ, आप पहले एक्सपोर्ट फैक्टरिंग का आप हेडिंग दे सकते हैं, उसके बाद आप नीचे 2-3 लाइनों की जगह छोड़ें, उसके बाद आप लिखें, फिर 2-3 लाइनों की जगह छोड़ें, फिर आप लिख सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमने क्वेश्चन किया है जी विडनॉर कंपनी का क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। आप इब्राहिम, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमने इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है कि अगर कंपनी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की तरफ जाती है, सॉरी फैक्टरिंग अरेंजमेंट की तरफ जाती है, तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, कॉस्ट क्या होंगी और बेनिफिट्स क्या होंगे। तो इसके अंदर करंट रिसीवेबल्स के जो दिन हैं, सबसे पहले हमने वो कैलकुलेट किए थे कि करंट रिसीवेबल्स हमें 40 दिनों में पैसे देते हैं, और कितना है जी हमारे पास 4458 का रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, आपको दिए हुए हैं। ये फिगर मैंने 1000 में लिखी है। उसके बाद रिवाइज रिसीवेबल्स 35 डेज़ पे हैं। 35 डेज़ पे हम अगर उसको लेकर आते हैं तो कितने रिसीवेबल्स बनेंगे, इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया? मैंने अगर फॉर्मूला ये लगाया है कि 2675 ये टोटल सेल्स थी, मल्टीप्लाई बाय 35 डेज डिवाइड बाय 360 डेज बेसिकली है, इसलिए कि वर्किंग डेज आप 360 लेते हैं।
तो हमारे पास 35 डेज़ की बेस पे रिसीवेबल्स कितने बनते हैं? हमारे पास रिसीवेबल्स बनते हैं जी 2600,000। उसके बाद हमारे पास रिडक्शन इन रिसीवेबल्स कितने हुए? कितने से रिसीवेबल्स कम हो गए? 1857 से 1857 से रिसीवेबल्स कम हो गए। जितने से रिसीवेबल्स कम होंगे उतने हमें फाइनेंस की कॉस्ट सेव होगी, यानी कि बैंक से लोन कम लेना पड़ेगा। तो 5% हमारा फाइनेंस कॉस्ट सेविंग भी हो रही है। तो इसका हम 5% लेंगे तो हमारे पास 92.87 आता है। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया आप देख सकते हैं, 1857 टाइम 0.05। उसके बाद एडमिन कॉस्ट सेविंग, एडमिन कॉस्ट सेविंग उसने बताई हुई है कि 50,000 से आपकी एडमिन कॉस्ट सेविंग भी होगी। तो ये भी एक आपका बेनिफिट है। सेविंग इन बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने से कम हो जाएंगे? ऑब्वियसली हम उसने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा है कि जी अगर आप फैक्टरिंग की तरफ जाते हैं तो बेनिफिट्स आपकी कंपनी के 70% तक कम हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमने बैड डेट्स देखने के हैं कितने परसेंट। बैड डेट्स आर करंटली 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स, लेकिन मैंने इसको एक ही स्टेप में कर दिया। 26,750 70% तक रिड्यूस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1%। तो हमारे पास कितने से हमारे पास बैड डेट्स का रिस्क कम हो जाएगा? हमारे पास बैड डेट्स का रिस्क 18752.25 का कम हो गया। तो ओवरऑल हमें बेनिफिट कितने का मिला? 330। उसके बाद कॉस्ट सेविंग कितने की होगी? कॉस्ट कितने की लगेगी एडिशनल? फैक्टरिंग की फीस देनी पड़ेगी। फैक्टरिंग की फीस हमने कैसे निकाली है? जितने हमारे बैड डेट्स कम होंगे, ठीक है, सॉरी ये फैक्टरिंग फीस मैंने कैसे निकाली थी यार? ये 2675, अच्छा ये फैक्टरिंग फीस है। फैक्टरिंग फीस का उसने लिखा हुआ है ना अरेंजमेंट आपके पास। फैक्टरिंग फीस 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस रेज्ड, सॉरी ये है 0 पॉइंट्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, ये लिखा हुआ था क्रेडिट सेल्स का। तो हमने ये देखा जी कि हमारे पास ये वाली कॉस्ट ये निकला है, क्रेडिट सेल्स इतनी है। अब आपने यहाँ पे ना क्वेश्चन में ये ज़रूर ख्याल करना है कि ये क्रेडिट सेल्स की है या रिवाइज रिसीवेबल्स की है। सही है, कई दफ़ा अरेंजमेंट आपका रिवाइज फी रिसीवेबल की बेस पे भी हो सकता है। जैसे कि नेक्स्ट हमने जो कैलकुलेशन की है 41.61 की, इंक्रीज़ इन फाइनेंसिंग कॉस्ट। इंक्रीज़ इन फाइनेंसिंग कॉस्ट में वो क्या कह रहा था कि 7% क्या ले रहा है? फैक्टरिंग फीस वाले ले रहे हैं। फैक्टरिंग वाले अगर हमें लोन देते हैं तो 7% पे लेते हैं, और बैंक वाले हमें कितने पे चार्ज करें? 5% पे। तो इफेक्टिवली 2% एडिशनल हमारी कॉस्ट होगी। 5% तो सेविंग होगी ना यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट की, और 2% एडिशनल हमें नेट पड़ रहा है, यानी कि नेट ऑफ 2%। तो ये हमें इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी। इसका हमने 80% ले लिया, 80% का 2% लिया इफेक्टिव कॉस्ट, तो हमारे पास इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट आ गई। टोटल मिला के हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी बनती है? 242 पॉइंट। तो यहाँ पे बेनिफिट हमें 330 का मिल रहा है, कॉस्ट हमें पड़ रही है 242 की, तो इफेक्टिव बेनिफिट कितने का? 87.88 का। तो क्या हमें फैक्टरिंग की तरफ जाना चाहिए? यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे? अपने वर्ड्स में लिख दें कि यस, बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड ऑन द फाइनेंशियल ग्राउंड्स वी हैव टू गो फॉर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स। होगी बात। उसके साथ साथ आपने इसको कंक्लूड करना है कि कितने से सेव हुई, कितने से हमें नेट बेनिफिट मिल रहा है। इसका आपने रेफरेंस यहाँ पे देना है 87.88 थाउजेंड का। उसके बाद हमारे पास जो बी पार्ट था वो क्या था? वो कह रहा था कि जी आपने अगर क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है, किसी भी क्रेडिट कस्टमर्स की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है, तो आप कैसे कैसे करेंगे? तो क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बैंक रेफरेंसेस से कांटेक्ट करना पड़ता है, बैंक रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं, सप्लायर्स के रेफरेंसेस को कंसल्ट करेंगे, इंडस्ट्री में देखेंगे कि आपकी गुडविल कैसी है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपके ऑडिटेड हैं, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स पे बेस करते हुए आप ये डिसीजन लेंगे कि क्या आपको उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज या कंपनीज जो होती हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिडक्शन इन रिस्क कैसे हम कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ रिस्क रिलेटिंग विद फॉरेन कस्टमर्स, फॉरेन कस्टमर्स।
ठीक है। तो कैसे आप उसको रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, तो ये भी हमने बात की कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग कर सकते हैं, बैंक गारंटीज ले सकते हैं जो उस को जानते हो आपके कस्टमर को। तीसरे नंबर पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लें डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक के पास आप जाके डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इंटरनेशनल डिस्काउंटिंग कंपनीज की भी सर्विसेज ले सकते हैं। एडवांसेस ले सकते हैं कि आप उनसे ज़रा पैसे जल्दी ले लें, कुछ पैसे एडवांस ज़्यादा पकड़ लें ताकि आपको रिस्क ना हो। उसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंसेज हैं, वो करवा सकते हैं। काउंटर ट्रेड करवा सकते हैं। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग कंपनीज की सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन जो था ना आपका विटनॉर का, ये था 20 मार्क्स का, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए था सॉल्व करने के लिए पहले, तो आई डोंट थिंक सो कि आपने वो सॉल्व किया है। अगर नहीं किया तो कल तक की डेट में आपने ये सॉल्व करके मुझे एक्सेल की फ़ाइल जो है वो भेजनी है। देखिए मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरे से ऑनलाइन पढ़ रही है बच्ची, उसको LMS सिर्फ अवेलेबल है। उसने कल मुझे अपनी असाइनमेंट्स करके भेजी हैं सारी की सारी। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ प्लीज़ उसको आप एटलीस्ट ट्राई करें, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ा बनने वाला है। आप मुझे भेजा करें, मैं देखूं तो सही ना आप वर्किंग कैसे कर रहे हो। जब तक आप मुझे चेक नहीं करवाएंगे तो मुझे अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसके साथ साथ मैं जो आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ वो क्वेश्चन है जी KXP कंपनी का। जी टेस्ट आपने इब्राहिम नहीं दिया टेस्ट, कल नहीं दिया। आज शाम में ना आपने वो टेस्ट विद इन गिवन टाइम कंडीशन सॉल्व करके मुझे भेजना है, ठीक है। इसके साथ साथ ये KXP कंपनी का क्वेश्चन जो है ये भी आपने सॉल्व करना है। अगर आप ये सॉल्व नहीं करते तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस उतनी सफिशिएंट नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं। दूसरा ये एक बंदा आप में से ना लिस्ट बनाता जाए जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। एक्सेल की शीट में ना एक वैसे गूगल शीट एक बना लें, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो आप उस गूगल शीट में डालते जाएं कि सर ने क्लास में क्या डिस्कस किया है और असाइनमेंट में क्या दिया है। वो ये ना कि साथ साथ सारे बच्चे ना उस शीट के ऊपर अप टू डेट रहेंगे, आप बना के शेयर कर लें, सारों को पता चलता जाएगा कि यार ये क्वेश्चन सर ने आज की डेट में ये वाला क्वेश्चन कराया है। तो आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं आसिम। चलें, मुस्तफ़ा सॉरी आसिम वो है दूसरा वाला, मैं मिक्स कब कह जाता हूँ। तो मुस्तफ़ा भाई आपने एक एक्सेल की शीट में बेसिक फॉर्मेट बना लें डेट वाइज कि सर इनाम ने ये क्वेश्चन डेट इस डेट में ये असाइनमेंट दिया था और ये क्लास में डिस्कस किया था, राइट। वैसे मैं अपने पास डेट्स लिख रहा हूँ जो टैब के अंदर, लेकिन वो एक लिस्ट नहीं बन रही। मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। आप ये देखें वैसे कितने हमने क्वेश्चन काफ़ी हद तक जब से स्टार्ट किए काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे बेहतर होगा एक्सेल के ऊपर ख़ास तौर पे, राइट। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ है, सितंबर दिसंबर 2019 का इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इसकी अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ें तो कैलकुलेट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर फाइनेंशियल आपने EOQ के ऊपर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 20 नंबर का, ठीक है। इसके अंदर आपने ये जो फंडिंग वाली स्ट्रेटजीज है ना इसको छोड़ दीजिएगा अभी। आपने सिर्फ ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व करने हैं, ये वाले इतने मार्क्स के 10 नंबर का सॉल्व करना है, 10 नंबर को छोड़ दीजिएगा। क्लियर होगी जी बात। तो आज हम इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह ताला कल जो है वो हम फिर इसको शुरू करेंगे, अपना डिस्कशन शुरू करेंगे कैश मैनेजमेंट की या पेबल्स मैनेजमेंट की, ठीक है। तो फैक्टरिंग वाला हमने काम, रिसीवेबल मैनेजमेंट यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर फिर भी कोई ज़हन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जी कोई सवाल है, कोई इश्यूज़? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।